चलिए शुरू करते हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने अधिगम पर चर्चा किया था और आप सभी को पता होगा कि अधिगम के बारे में हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिया था। कल के क्लास में हम लोगों ने भाषा के बारे में पढ़ा था, भाषा के प्रकार के बारे में, संप्रेषण के बारे में और उसके साथ साथ में अधिगम के बारे में, है ना। अधिगम के बारे में हमने बता दिया था कि अधिगम क्या होता है। अधिगम दो शब्दों से मिलकर बना है, अधि जोड़ गम। अधि मतलब ज्ञान, गम मतलब जाना। ज्ञान की ओर जाना क्या है, अधिगम कहलाता है। उसके बाद आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक टॉपिक लेते हैं जिसका नाम होगा भाषा अर्जन और दूसरा जो नाम होगा हमारे सामने वो होगा भाषा अधिगम, ठीक है, भाषा अधिगम। और इसी अधिगम को हम लोग बोलते हैं लर्निंग, इसी को हम लोग कहते हैं सीखना, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको इन दोनों तथ्य पर ध्यान देना होगा कि आखिर ये दोनों चीज़ है क्या। उसके बाद हम इसके अंतर पर बात करेंगे और अंतर से सवाल पूछा जा सकता है या फिर अर्जन अधिगम से सवाल पूछा जा सकता है। देखिए सिंपल आप सोचिए, पहले हम लोग भाषा अर्जन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भाषा अर्जन के बारे में सिंपल बात ये है कि बच्चा जिस भी सामाजिक परिवेश में जन्म लेता है, सबका सामाजिक परिवेश अलग अलग होता है। मतलब ये है कि आप जन्म लिए होंगे तो कोई ज़रूरी थोड़े है कि आपका दोस्त भी आप ही के सामाजिक परिवेश का होगा। हो सकता है उसका सामाजिक परिवेश अलग हो, आपके कोई और दोस्त है उसका भी सामाजिक परिवेश अलग हो। मतलब बच्चों का सामाजिक परिवेश जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो खैर जिस भी सामाजिक परिवेश में वो जन्म ले रहा है उस सामाजिक परिवेश में रह करके इसका जो उम्र होता है वो 0 से 5 साल होता है। 0 से 5 साल के अंतर्गत में जिस सामाजिक परिवेश में वह जन्म लिया है उसी सामाजिक परिवेश में रहकर भाषा का अपने आप सीखना क्या कहलाता है, भाषा अर्जन कहलाता है। अब बात करते हैं भाषा अधिगम का, तो इसका जो उम्र काल होता है वो 5 साल के बाद होता है, ठीक है ना। मतलब ये कि यहाँ पर सामाजिक परिवेश तो नहीं होगा लेकिन यहाँ पर विद्यालयी परिवेश देखने को आपको मिलेगा। स्वाभाविक सी बात है, 5 साल के बाद में बच्चे विद्यालय में एडमिशन हो जाता है उसका, तो उसका परिवेश बदल जाता है। वो अपने जीवन का आधा से ज़्यादा समय अब वो विद्यालय में बिताने लगता है। आप मान कर चलिए दिन के 6 से 8 घंटा जो है वो अपने जीवन का कहाँ बिताने लगता है, विद्यालय में बिताने लगता है। तो वो अब हो जाता है उसका परिवेश कैसा, विद्यालयी परिवेश। तो यहाँ पर भाषा अर्जन में जो था वो था हमारा सामाजिक परिवेश। अब भाषा अधिगम में कौन सा परिवेश हो जाएगा, विद्यालयी परिवेश हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 0 से 5 साल के अवस्था के दौरान बच्चा जिस सामाजिक परिवेश में जन्म लिया है उस सामाजिक परिवेश में रह करके भाषा का सीखना, अपने आप सीखना, मतलब उसको कोई सिखाएगा नहीं, अपने आप भाषा का सीखना क्या कहलाएगा, अर्जन कहलाएगा। लेकिन वही 5 साल के बाद विद्यालयी परिवेश में जाकर बच्चा को भाषा सिखाया जाता है। दोनों में अंतर है ना। यहाँ पर बच्चा खुद से भाषा को सीखेगा और यहाँ पर बच्चा को भाषा सिखाया जाएगा। तो खुद से भाषा का सीखना 0 से 5 साल के अंतर में वो है हमारा भाषा अर्जन। और 5 साल के बाद विद्यालय परिवेश में गया बच्चा और वहाँ पर बच्चों को भाषा सिखाया जा रहा है, वो है हमारा कौन सा, भाषा अधिगम, ठीक है बात। दोनों में मेन डिफरेंस आपको समझ में आ गया। मेन डिफरेंस क्या है कि ये 0 से 5 साल तक चलेगा, वो 5 साल के बाद होगा। ये जो होगा इसमें सामाजिक परिवेश होगा, वहाँ पर होगा विद्यालयी परिवेश। यहाँ पर खुद से बच्चा भाषा को सीखेगा, वहाँ पर बच्चों को भाषा सिखाया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए भाषा अर्जन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्राकृतिक रूप से बच्चे भाषा को सीखते हैं। प्राकृतिक रूप से कहने का मतलब नेचुरली बच्चा भाषा को सीख जाएगा, ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए समाज में रहकर बच्चा जो है दादा मामा चाचा पापा आदि कहना सीखता है ना, तो दादा मामा चाचा पापा कहना आदि सीखता है, तो इन सब शब्दों को सिखाने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत बच्चा को नहीं है। वो अपने आप समाज में रहकर सुनकर समझकर सीख देता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें भाषा अधिगम में,
तो भाषा अधिगम वाले शब्दों को सिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको प्रयास कराना होगा, अभ्यास कराना होगा। मतलब एक और डिफरेंस हमारे सामने निकल कर आता है कि यहाँ पर बच्चे प्राकृतिक रूप से भाषा को सीख लेंगे, लेकिन यहाँ पर बच्चा को भाषा सिखाने के लिए प्रयास और अभ्यास का जरूरत होगा। यानी कि जब तक यह प्रयास नहीं करेगा तब तक भाषा को नहीं सीख पाएगा। जैसे मान लीजिए कि पापा कहने में ज़्यादा प्रयास कराने की ज़रूरत नहीं है, मम्मी कहने में ज़्यादा प्रयास कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बच्चा को वर्ड मीनिंग याद कराना हो, APPLE, एप्पल माने सेब, तो इसको याद कराने के लिए प्रयास और अभ्यास की ज़रूरत है। अर्थात भाषा अधिगम में जो भी शब्द बच्चा सीखता है वो बिना प्रयास और अभ्यास कर नहीं सीखेगा। यानी कि प्रयास और अभ्यास भाषा अधिगम में होगा, और प्राकृतिक रूप से नेचुरली रूप से बच्चा भाषा कहाँ सीखेगा, अर्जन में होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तीसरा एक और डिफरेंस आपको समझा रहे हैं। तीसरा एक और डिफरेंस हमारे सामने क्या होगा कि भाई मातृभाषा बच्चा कहाँ सीखेगा, भाषा अर्जन में, लेकिन मानक भाषा बच्चा को कहाँ सिखाया जाएगा, तो वो सिखाया जाएगा भाषा अधिगम में। ठीक है ना। अब मातृभाषा का मतलब होता है क्या, मदर टंग लैंग्वेज। मदर टंग लैंग्वेज का विकास बच्चा में अपने आप होता है। मातृभाषा को हम लोग प्राथमिक भाषा के नाम से भी जान सकते हैं, इसको हम लोग प्राइमरी लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। और प्राइमरी लैंग्वेज का विकास या फिर मदर टंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट बच्चा में खुद हो जाता है, क्योंकि मातृभाषा या तो बच्चा समाज और परिवार को सुनकर सीखेगा, और नहीं तो खुद से कभी कभी सृजन भी कर सकता है, मतलब खुद से क्रिएट भी कर सकता है कि हाँ इस शब्द का अर्थ क्या हुआ। तो मातृभाषा का सीखना हमारा अर्जन कहलाएगा, जबकि मानक भाषा का सीखना क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, पानी को बच्चा छोटा में क्या कहता है, मम कहता है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो ऑथेंटिक रूप में, मतलब मानक भाषा के रूप में पानी को क्या कहा जाता है, वाटर कहा जाता है। तो वाटर और पानी हो गया हमारा मानक भाषा, जबकि मम हो गया हमारा कौन सा भाषा, मातृभाषा। तो मातृभाषा का विकास समाज में रहकर ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा, या फिर खुद से वो उस शब्द को सृजन भी कर लेता है। तो मातृभाषाओं का विकास जो होगा वो कहाँ पर होगा, वो होगा भाषा अर्जन में, जबकि मानक भाषा का जो विकास होगा वो कहाँ होगा, भाषा अधिगम में। मानक भाषा और मातृभाषा में आपको अंतर समझ में आया। मानक भाषा जो होता है इसको हम लोग सेकेंडरी लैंग्वेज भी कहते हैं, इसको हम लोग सेकेंडरी लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज के भी नाम से जानते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि मातृभाषा का विकास बच्चों में प्राकृतिक रूप से होगा, जबकि मानक भाषा का विकास बच्चों में प्रयास और अभ्यास के द्वारा ही होगा। ठीक है बात। मातृभाषा में एक और चीज़ समझने का प्रयास करना है कि अगर आपको इससे परिभाषा पूछा जाए कि मातृभाषा से आप क्या समझते हैं, तो आप सीधा जवाब दीजिएगा, घर परिवार समाज के द्वारा जिस भाषा का विकास बच्चों में होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम मातृभाषा कहेंगे, है ना। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए मानक भाषा क्या है, तो वही का मानक भाषा को हम लोग स्टैंडर्ड लैंग्वेज या सेकेंडरी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, और मानक भाषाओं का विकास बच्चों में प्रयास और अभ्यास के द्वारा ही होता है। अर्थात मानक भाषा जो होता है एक पढ़े लिखे समाज के द्वारा स्वीकृत या रजिस्टर्ड भाषा होता है, जबकि मानक भाषा कोई जबकि मातृभाषा कोई जरूरी नहीं है कि वह समाज के द्वारा रजिस्टर्ड हो। जैसे एक शब्द का उदाहरण मैंने आपको अपने सामने दिया कि मम शब्द क्या है, हमारे समाज के द्वारा रजिस्टर्ड भाषा है क्या, कि पानी को आप मम कह सकते हैं। एक छोटा बच्चा पानी को मम कह सकता है, चलेगा, लेकिन एक 25 साल का युवा अगर पानी को मम कहेगा तो लोग हंसेगा। क्यों? कारण क्या है, क्योंकि छोटा बच्चा अगर मम कह रहा है तो लोग ये समझ लेगा कि यह इसका अपना भाषा है, ये इसका मदर टंग लैंग्वेज है। लेकिन 25 साल की अवस्था में आपसे कोई व्यक्ति ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता है कि यह व्यक्ति पानी को मम कहेगा। अर्थात दोनों में अंतर समझ में आया। मातृभाषा के बारे में सीधा याद रखिएगा कि मातृभाषाओं का विकास जो होगा वो बच्चा का कहाँ होगा, भाषा अर्जन में होगा, जबकि मानक भाषा का विकास कहाँ होगा, भाषा अधिगम में होगा। ठीक है ना। एक और अंतर हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर क्या है कि भाषा का विकास अनौपचारिक रूप से होगा,
यहाँ पर भाषा का विकास अनौपचारिक रूप से होगा और भाषा अधिगम में क्या होगा, भाषा का विकास औपचारिक रूप से होगा, औपचारिक रूप से। अब देखिए औपचारिक और अनौपचारिक में क्या अंतर है, एक है हमारा कौन सा, तो एक है औपचारिक और दूसरा है बताइएगा अनौपचारिक, है ना। औपचारिक और अनौपचारिक में बेसिक डिफरेंस केवल इतना होता है कि औपचारिक में सब कुछ फिक्स आपको मिलेगा। क्या क्या फिक्स मिलेगा, स्थान फिक्स रहेगा, इसमें दिन फिक्स रहेगा, समय फिक्स रहेगा, सीखने वाला फिक्स है, सिखाने वाला फिक्स है। यानी कि एक निश्चित बाउंड्री के अंतर्गत में जो शिक्षा बच्चों को दिया जाता है, जहाँ पर स्थान, दिन, समय, सीखने वाला, सिखाने वाला सब कुछ फिक्स नज़र आता हो, वह हमारा कहलाएगा अनौपचारिक शिक्षा, सॉरी औपचारिक शिक्षा। लेकिन जहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं हो, ना स्थान फिक्स हो, ना दिन फिक्स हो, ना समय फिक्स हो, ना सीखने वाला फिक्स हो, ना सिखाने वाला फिक्स हो, वह शिक्षा हमारा कहलाएगा अनौपचारिक। अब आप सोचिए 0 से 5 साल के अवस्था के दौरान बच्चा जब समाज में रहकर भाषा को सीखता है, तो क्या वहाँ पर समय फिक्स होता है क्या, दिन फिक्स होता है क्या, स्थान फिक्स होता है क्या, कुछ भी फिक्स नहीं होता है। पापा है, पापा कहना सिखाना चालू कर दिए, कोई टाइम टेबल नहीं है। दादा है, दादा कहना सिखाना चालू कर दिए, कोई टाइम टेबल नहीं है। चाचा है, चाचा कहना सिखाना चालू कर दिए, कोई टाइम टेबल नहीं है। मतलब कोई समय वहाँ पर फिक्स नहीं है, ना ही कोई स्थान फिक्स है, ना ही सीखने वाला फिक्स है, ना ही सिखाने वाला फिक्स है। सिखाने वाला में कभी दादा है, कभी पापा है, कभी मम्मी है, कभी चाचा है। अर्थात जहाँ पर कोई बाउंड्री ना हो, बिना किसी बाउंड्री के कभी भी किसी के द्वारा जो भाषा का सिखाया जाना हो रहा है, उस कंसेप्ट को हम लोग बोलेंगे अनौपचारिक शिक्षा लेना। लेकिन जहाँ पर सब कुछ फिक्स होगा, समय, स्थान, दिन, इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूँ विद्यालय। तो विद्यालय में जो शिक्षा प्राप्त करता है बच्चा, वो अनौपचारिक करता है कि औपचारिक करता है, औपचारिक करता है, क्योंकि विद्यालय का समय फिक्स होता है, स्थान फिक्स होता है, दिन फिक्स होता है, मास्टर साहब फिक्स है कि कौन से सर किस विषय में हमको पढ़ाने वाले हैं। उसके साथ साथ में सीखने वाला फिक्स होता है कि कौन सा बच्चा पढ़ने आएगा, क्लास 1 में कितने बच्चों का एडमिशन है, क्लास 2 में कितने बच्चों का एडमिशन है, सारा कुछ आपको फिक्स नज़र आ रहा है। तो सीधा समझो ना कि जहाँ पर सब कुछ फिक्स नज़र आ रहा है वो औपचारिक है, जहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं नज़र आ रहा है वो क्या हमारा अनौपचारिक है। तो अर्जन वाला क्या हो जाएगा अनौपचारिक, क्योंकि वो समाज में सीख रहा है तो वहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है। लेकिन अधिगम वाला क्या हो जाएगा औपचारिक, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ फिक्स है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा कहाँ शिक्षा लेने जा रहा है, विद्यालय में शिक्षा लेने जा रहा है। ठीक है बात। अब देखिए उसके बाद में क्या होता है कि ये अर्जन जो होता है ये बिना किसी नियम का होता है, ठीक है ना, बिना किसी नियम का होता है। मतलब अर्जन में जब बच्चा भाषा सीखता है ना, इसमें कोई नियम नहीं होता है, बिना नियम का भाषा सीखेगा। लेकिन अधिगम में क्या होगा, नियम के द्वारा भाषा का सीखना होता है ना। इसमें बिना किसी नियम के भाषा, अर्जन में बिना किसी नियम के भाषा बच्चे सीख लेते हैं। लेकिन अधिगम वाले में क्या होता है, अधिगम वाले में ये होता है कि इसमें एक नियम के थ्रू बच्चा भाषा को सीखता है। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल लीजिए, APPLE एप्पल शब्द किसी बच्चों के सामने में हमने लिख दिया, तो अगर वह इसका वर्ड मीनिंग क्या है APPLE, अगर कोई बच्चा कहे कि नहीं सर हम ALEPP कहते हैं तो चलेगा नहीं, क्योंकि नियम है कि आपको सीरियलाइजेशन के थ्रू ही याद करना होगा, APPLE ही याद करना होगा। तो यहाँ पर क्या है नियम, लेकिन यहाँ पर कोई नियम नहीं है, यहाँ पर कोई नियम नहीं है। पापा मम्मी चाचा चाची जब जैसे चाहे वैसे सिखा सकता है ना, भोर में, दिन में, रात में, जब मन हो तब, है ना। तो यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं होगा, ये सब बिना नियम का होगा। लेकिन भाषा अधिगम में क्या होगा, सब कुछ नियम के हिसाब से होगा। यहाँ पर सारा का सारा नियम क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है। उसके बाद में एक और पॉइंट ये है कि भाषा अर्जन में बच्चा अनुकरण के द्वारा बच्चा भाषा को सीखता है। अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। तो नकल करके, कॉपी करके बच्चा भाषा को कहाँ सीखेगा, भाषा अर्जन में।
जैसे आप क्यों यह बात हम कह रहे हैं, क्योंकि भाई समाज में जब बच्चा रहता है तो सबसे ज़्यादा नकल बच्चा कहाँ करेगा? समाज में करेगा। समाज के बच्चों के साथ में वो खेलता है, परिवार के लोगों के साथ वो खेलता है। तो अनुकरण का मतलब जो जैसा करेगा उसी के अनुसार वो कॉपी करेगा, उसी के अनुसार वो नकल करेगा। अर्थात नकल करके भाषाओं का विकास अगर सबसे ज़्यादा होगा तो किस में होगा? अर्जन में होगा। जबकि अधिगम में क्या होगा? यहाँ पर कोई नकल उकल नहीं चलेगा, यहाँ पर प्रयास करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर अभ्यास करना पड़ेगा आपको। प्रयास और अभ्यास के द्वारा बच्चा कहाँ भाषा सीखेगा? भाषा अधिगम से। ठीक है ना। उसके बाद में एक और चीज़ है कि मौखिक भाषाओं का विकास सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? तो मौखिक भाषाओं का विकास बच्चा का होगा भाषा अर्जन में। अब मौखिक भाषा का मतलब क्या हुआ? सीधे बोलने वाली बात, है ना। तो बोलने वाली बात बच्चा कहाँ सीखता है? अर्जन में सीखता है। लेकिन मौखिक भाषा के साथ साथ में लिखित भाषाओं का विकास बच्चा का कहाँ होगा? तो ये होगा भाषा अधिगम में होगा। क्योंकि भाई विद्यालय में पढ़ रहा है तो यहाँ पर एक नियम के थ्रू पढ़ेगा, नियम के थ्रू पढ़ेगा तो विद्यालय परिवेश में एक अपना नियम होगा और उसके अनुकूल बच्चा पढ़ाई करेगा। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि भाषा अधिगम में अनुकरण के द्वारा बच्चा भाषा नहीं सीख सकता है, उसको प्रयास करना पड़ेगा, उसको अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन अर्जन में क्या होगा? कि बिना किसी प्रयास के, बिना किसी अभ्यास के, कॉपी करके, नकल करके, दूसरे का बात सुन करके यह सीख लेता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब घर में छोटा बच्चा हो तो नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है ना। अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, वल्गर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि घर में छोटा बच्चा है, वो थोड़े जान रहा है कि हाँ आप हमारे पापा हैं, आप गाली दिए हैं तो आपका वाला गाली हमको नहीं सीखना है। आप पापा हो चाहे मम्मी हो चाहे दादा हो चाहे दादी, अगर आप गाली दे रहे हैं तो बच्चा सीखेगा। कल होकर के आप पूछिएगा कि गाली तुमको कौन सिखाया, तो बिना किसी डर के यह भी कह सकता है आप ही तो बोल रहे थे, और आप ही से सीखे। समझ रहे कि उसको कोई डर नहीं है कि हमारे पापा है तो इनका नाम कैसे ले। जब आप परिपक्व हो जाइएगा, मैच्योर हो जाइएगा, तब यह बात पता चलेगा कि हाँ आपको यह बात कहना अच्छा नहीं है। लेकिन बच्चे तो मत के सच्चे होते हैं, अब वाले मम्मी ही दी है, लेकिन कल ऊपर आप उससे पूछिए कि कौन सिखाया तुमको, तो मम्मी फ़ोन पर दे रही थी तो हम सुने थे और उसी से सीखे। इसीलिए बच्चा जब छोटा हो घर में तो कभी भी वल्गर शब्दों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। बच्चों के सामने में फाइट मत कीजिए, बच्चों के सामने में लड़ाई मत कीजिए, बच्चों के सामने में गाली गलौज मत कीजिए। पूरा कॉपी मारता है, पूरा कॉपी मारता है, और कॉपी मारता ही नहीं है, कॉपी मारने के बाद में अपने जीवन में उसका यूटिलाइज भी करता है। उसके दिमाग में ये बात आता है कि जब मम्मी पापा आपस में लड़ सकता है, जब मम्मी पापा आपस में गाली गलौज कर सकते हैं, जब मम्मी पापा आपस में फाइट कर सकते हैं, हम भाई बहन भी कर सकते हैं, है ना। और सेम कॉपी अपने जीवन के ऊपर वो क्या करेगा? अप्लाई करेगा। तो एक कहावत है ना, बहुत पहले ये बातें कहा गया है कि जैसा देश वैसा भेष। आप जिस तरह का वातावरण दीजिएगा बच्चा को, उसी तरह का विकास उसमें होगा। वातावरण के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर विकास की हम बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो डेवलपमेंट में एक चीज़ बड़ा कॉमन है कि जैसा आप उसको इन्वायरमेंट दीजिएगा, जैसा आप उसको वातावरण दीजिएगा, एज ए टीच, उसी के अनुसार उसमें भाषाओं का विकास होगा। या अपने जीवन को भी उसी के अनुरूप क्या करेगा? ढालेगा। वातावरण वैसा है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में सभी पढ़े लिखे लोग हैं, आप टीचर हैं, आपके पति जो है कोई अच्छा जॉब करते हैं, आपके सास ससुर सब लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब बहुत वेल एजुकेटेड फैमिली में आपके बच्चों का जन्म हुआ है। तो वेल एजुकेटेड फैमिली में जन्म हुआ है तो आप सभी लोग इस बात से भली भांति परिचित है कि हमको वल्गर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि बच्चा सुनकर सीखता है ना। आप उस बच्चों को प्यार से शब्दों को सिखाएंगे, बोलो बेटा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, है ना, गुड नाइट, है ना। दादाजी का सम्मान करना सिखाइएगा, पिताजी का सम्मान करना सिखाइएगा, मम्मी का सम्मान करना सिखाइएगा, तो समाज के हर लोगों को वो सम्मान करेगा, अपने से बड़ों को। समझ में आ रहा है ना। लेकिन एक अनएजुकेटेड फैमिली में यही सब चीज़ें नहीं हो पाता है। जब पिता माता पढ़े लिखे नहीं हैं
तो इन सब चीज़ों का ज्ञान उनको नहीं होता है कि हाँ आपको अपने बच्चों के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब यह बात जब उनको नहीं पता होता है तो जिसके कारण सीधा सीधा साक्षात उदाहरण आपको देखने को मिलता है। एक अनएजुकेटेड फैमिली के बच्चा का बिहेव देखिए और एक एजुकेटेड फैमिली के बच्चा का बिहेव देखिए, दोनों में बड़ा जमीन आसमान का अंतर होगा। और ये जमीन आसमान का अंतर होने के पीछे कारण क्या है? वातावरण का असर, वातावरण का प्रभाव। उसके घर का प्रभाव ऐसा था, उसके घर का वातावरण ऐसा था कि सब लोग अच्छे शब्दों को सिखाएं, लेकिन एक अनएजुकेटेड फैमिली के बच्चों में क्या हो रहा है? वहाँ पर वातावरण का प्रभाव ऐसा नहीं था जिससे वह बच्चा आसानी से सही और शाब्दिक अर्थों को समझ पाए। क्लियर हो रहा है बात? समझ में आ रहा है ना? तो वातावरण बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि भाषा अर्जन में जैसा आप अपना पारिवारिक वातावरण रखेंगे उसी के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होगा। भाषा अधिगम में जैसा आपका विद्यालयी परिवेश होगा उसी के अनुसार में बच्चों में भाषा का विकास होगा। ठीक है ना? तो वातावरण आपके जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे आप लोग खुद अपने पे सोचिए, वातावरण तो भैया हमको परिपक्व होने के बाद भी हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। मैच्योर आप हो जाइएगा उसके बाद भी आपके जीवन में प्रभाव डालेगा। जैसे अगर आपके पिताजी, मम्मी, दादा, दादी ये सब लेबर मजदूर है तो आप जब होश संभालिएगा तो भी से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि लेबर तो हमको भी करना है, क्योंकि हमारे घर के लोग यही करते। लेकिन एक डॉक्टर फैमिली में, टीचर के फैमिली में कोई बच्चा जन्म लिया है तो उसके दिमाग में यह बात आएगा ही कि हम आपको लेबर में काम करना है। उसके दिमाग में शुरू से यह बात पड़ जाए कि हमारे घर के सभी लोग पढ़े लिखे और हमारा जीवन का सबसे पहला शुरुआत पढ़ाई से ही होगा। असर किसका है? वातावरण का असर। अब उसका एक्सेप्शन और अपवाद में लेकर मत आइए कि इसका मतलब ये बताइए सर रिक्शा चालक का बेटा IAS कैसे बन जाता है, रिक्शा चालक का बेटा सरकारी अफसर कैसे बन जाता है। वो एक्सेप्शन है, वो अपवाद है। वो बच्चा का छोटा जब वो होता है ना रिक्शा चालक का बेटा, तो सही पूछिए तो उसके पास में जीवन का सही परिचय पता नहीं होता है। लेकिन जब वो मैच्योर होता है, जब वो परिपक्व होता है, तब यह बात समझता है कि हम अपने माता पिता की गरीबी को कैसे दूर कर सकते हैं। बाद में स्ट्रगल करता है 18 साल के बाद, 16 साल के बाद, अब वह पढ़ना चालू करता है क्योंकि जीवन के असली मूल्य को वह समझ गया रहता है। इसलिए तो बाद में मेहनत करने से वो चीज़ों को हासिल कर पाता है। लेकिन शुरू में पारिवारिक पृष्ठपोषण ऐसा होता है, पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड जन्म लेगा, नहीं। परिवार का टैलेंटेड होगा भी तो परिवार के वातावरण के अनुसार वो धीरे धीरे ढलना क्या करता है? चालू करता है। जैसा आप उसको परिवेश दीजिएगा उसी के अनुसार ना बच्चा ढलेगा। जिस तरह का सिचुएशन दीजिए, जिस तरह का माहौल दीजिए उसी के अनुसार ढलेगा। एक अनपढ़ परिवार में और एक पढ़े लिखे परिवार में अंतर क्या होता है? अंतर यही होता है बिहेवियर का अंतर, व्यवहार का अंतर आपको देखने को मिलेगा। पढ़ाई हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? शिक्षा हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? शिक्षा हमारे लिए ज़रूरी ये है, इसलिए है क्योंकि शिक्षा जीवन जीने का तरीका सिखाता है, पैसा कमाने का तरीका शिक्षा नहीं सिखाता। आप लोग अगर ऐसा सोचते हैं कि पैसा कमाने का जरिया है शिक्षा, तो ऐसा नहीं है। पैसा कमाने का जरिया कभी, शिक्षा का उद्देश्य कभी भी यह नहीं है धन को अर्जन करना। शिक्षा का उद्देश्य यह है कि हम आपको शिक्षित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपने जीवन को बेहतर ढंग से जिए, आप अपने जीवन को अच्छे तरह से जिए। मेरा शिक्षा का उद्देश्य यही है। शिक्षा का उद्देश्य नहीं है कि हाँ पढ़ लिख करके बहुत पैसा कमाने वाले हैं। पैसा तो अन्य चीज़ में भी आप बहुत सारा कमा सकते हैं। आप जितना टीचर की नौकरी करके पैसा कमाइएगा ना, उतना एक गोलगप्पा बेचने वाला व्यक्ति कमा लेता है महीना, और ये बात सही है। लेकिन दोनों के लाइफ स्टाइल में अंतर होगा कि नहीं होगा? एक बिजनेसमैन जो ठेला लगाकर फल बेचता है, सब्जी बेचता है ना, वो शायद आपसे ज़्यादा कमाता है, लेकिन दोनों के लाइफ स्टाइल में अंतर होगा कि नहीं होगा? आप भी उतना ही पैसा कमाते हैं लेकिन आप अपने लाइफ को बहुत मेंटेन करके रखिएगा। लेकिन सब्जी बेचने वाला आदमी, गोलगप्पा बेचने वाला आदमी, रेडी चलाने वाला आदमी, वो उसी चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाता है। पता है क्यों? पैसा तो उसके पास भी है, वो इसलिए नहीं मेंटेन कर पाता है क्योंकि उसको उसके पास में शिक्षा नहीं है, जीवन जीने का तरीका पता नहीं है।
आप भले कम कर आप कमा रहे हैं, लेकिन आप शिक्षित हैं और आपको जीवन जीने का तरीका पता है। तो आपको पता है कि अपने परिवार को कैसे मैनेज करके चलना है। कोई जरूरी नहीं कि नौकरी में ज़्यादा पैसा, नौकरी में पैसा कहाँ है, नौकरी में पैसा नहीं है। नौकरी केवल आपको एक सुनिश्चित जीवन को दे देता है, एक अच्छा लाइफ स्टाइल जिसमें आपको टेंशन नहीं रहेगा, तनाव नहीं रहेगा, लेकिन पैसा ज़्यादा नहीं है। आप मास्टरी की नौकरी करके पूरे जीवन में जितना पैसा आप नहीं कमाइएगा, पूरे लाइफ में 6 महीने में शायद कोई ठेकेदार कमा देगा, है कि नहीं? 4 महीने में शायद कोई दलाल कमा लेगा, रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाला, ज़मीन का खरीद बिक्री करने वाला कमाता है ना वो सब। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उसका लाइफ स्टाइल आपके जैसा। फिर भी जब आप कहीं पर विचार प्रस्तुत कीजिएगा, कहीं पर बोलिएगा चलिएगा, तो उसमें और आप में बहुत अंतर दिखेगा। पैसा उसके पास में है, लाखों करोड़ों है, बड़ा बड़ा बंगला बना लिया है, गाड़ी बना लिया है, लेकिन संस्कार वही है जो एक अशिक्षित व्यक्ति में होता है। तो पैसा जीवन में इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसको जी कैसे रहें, परिवार की पृष्ठभूमि को आप संभाल कैसे रहें। पैसा तो जीवन में बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन होता है एक अच्छे तरीक़ा से कमाना, एक वे अपनाना कि हम कैसे कमा रहे हैं और वो कैसे कमा रहे हैं, दोनों में अंतर होता है। और इसका पूरा पूरा छाप आपके आने वाले भविष्य के ऊपर क्या होता है, पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया क्या, किसकी कहानी, अर्जुन की कहानी, और दूसरा हो गया अधिगम की कहानी। मुझे लगता है कि बातें अब क्लियर हुआ होगा, एक बार और स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि 0 से 5 साल की अवस्था के दौरान बच्चा अपने आप समाज में रहकर भाषा को सीखेगा, वो क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। 5 साल के बाद विद्यालय परिवेश में जाकर बच्चा को भाषा को सिखाया जाता है, वह क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। यहाँ पर कौन सा परिवेश होगा, सामाजिक परिवेश होगा। यहाँ पर कौन परिवेश होगा, विद्यालय परिवेश होगा। यहाँ बच्चा अपनी आप भाषा को सीखेगा, यहाँ पर बच्चा को भाषा सिखाया जाएगा। यहाँ प्राकृतिक रूप से बच्चा भाषा को सीखेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, प्रयास और अभ्यास के द्वारा सिखाया जाएगा। मातृभाषा का विकास कहाँ पर होगा, अर्जन में होगा, जबकि मानक भाषा का विकास कहाँ होगा, अधिगम में होगा, है ना। और औपचारिक रूप से भाषा का सीखना क्या है, अर्जन है। औपचारिक रूप से भाषा का सीखना क्या है, अधिगम है। अर्जन में बिना किसी नियम के सिखाया जाएगा, जबकि अधिगम में नियम के द्वारा सिखाया जाएगा। अनुकरण के द्वारा बच्चा भाषा को कहाँ सीखेगा, अर्जन में। प्रयास और अभ्यास के द्वारा बच्चा भाषा को कहाँ सीखेगा, अधिगम में। क्लियर हुआ, समझ में आया? चलिए अब हम लोग नोट्स बनाते हैं। नोट्स में देखिए कि क्या क्या आपको अर्जन और अधिगम के बारे में कहा। कथन सत्य है, एक क्वेश्चन है अर्जन अधिगम से रिलेटेड, जिसमें कह रहा है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि समाज संस्कृति परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। अच्छा आप लोग ये बताइए पहले, भाषा अर्जन के बारे में कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, मतलब चर्चा इसके बारे में हो रहा है ना। अब इसका जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको पता हो गया है, कौन कौन सा चीज़ें इसमें होता है। अब इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा कथन भाषा अर्जन के बारे में सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि समाज संस्कृति परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक है। कह रहा है कि जैसा समाज मिलेगा, जैसा संस्कृति मिलेगा, जैसा सोशल, जैसा कल्चर, उसी तरह के भाषा के अर्थ का ज्ञान बच्चों को होगा। क्या यह बात भाषा अर्जन के बारे में सही है या गलत है? अभी हम आपको बताए हैं कि सामाजिक परिवेश में रहकर सीखना ही अर्जन कहलाता है। सामाजिक परिवेश में रहकर बच्चे अपने आप भाषा को अपने आप सीखते हैं, वही अर्जन कहलाता है। तो 1 नंबर बात तो अर्जन के बारे में बिल्कुल ऑथेंटिक लग रहा है जी, ठीक है ना। 2 नंबर देखेंगे, भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। हम अभी आपको बताए हैं कि यह अप्राकृतिक है, इसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, जबकि अधिगम में क्या करना पड़ता है, प्रयास करना। तो 2 नंबर कथन तो अधिगम के बारे में सही है ना, लेकिन हमसे तो क्वेश्चन में अर्जन के बारे में सही कथन पूछा है, तो 2 नंबर हो जाएगा बिल्कुल गलत। 3 नंबर कहता है भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। व्याघात का मतलब अन्य भाषा का जुड़ना, तो अन्य भाषा जुड़ता कहाँ है, अधिगम में। अभी हम आपको बताएं ना कि मातृभाषा का विकास भले भाषा अर्जन में होगा,
लेकिन मानक भाषा में, मानक भाषा जुड़ेगा कहाँ पर? अधिगम में। तो अन्य भाषा किस में जुड़ता है? अधिगम में कि अर्जन में? अधिगम में जुड़ता है। तो स्वाभाविक सी बात है, ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। 4 नंबर का होता है कि भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। अब इसका कोई माने मतलब ही नहीं है, ना ही अर्जन से और ना ही अधिगम से, सीधे सही ऑप्शन आपके लिए रख दिया गया। और आप लोग पता कि स्पष्ट रूप से नजर आपको आ गया कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा भाषा अर्जन के बारे में सही है। अब आप सोचिए क्वेश्चन आपको पकड़ में कैसे आया? ये क्वेश्चन आपको समझ में कैसे आया? जब आप समझे कि व्हाट इज लैंग्वेज एक्विजिशन, जब आप समझे कि व्हाट इज लैंग्वेज लर्निंग, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। आप सोचिए आप भाषा अर्जन के बारे में नहीं जानते कि क्या है, भाषा अधिगम के बारे में नहीं जानते कि ये क्या है, तो कभी क्वेश्चन को पकड़ पाते? नहीं पकड़ पाते। कारण इसके पीछे सबसे बड़ा क्या होता? कारण इसके पीछे सबसे बड़ा ये होता कि आपको पता ही नहीं है कि व्हाट इज लैंग्वेज एक्विजिशन। जब आपको यह नहीं पता है कि दिल्ली क्या है, दिल्ली में क्या क्या चीज़ें हैं और दिल्ली से संबंधित सवाल आपसे पूछेंगे, तो कभी बनेगा आपसे? नहीं। इसीलिए हम कहते हैं डिटेल टॉपिक का अध्ययन करना है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा डिटेल ही आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन सीटेट में कभी शॉर्टकट आपसे नहीं पूछा जाएगा, पूरा अवधारणा में से निकाल कर क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि आप बनने वाले भविष्य के शिक्षक हैं, वो आपके दिमाग का, आपकी योग्यता का जांच करता है कि क्या यह व्यक्ति इस अवधारणा के बारे में पूर्व से परिचित है। अगर परिचित है तो कितना परिचित, इसका जांच करता है सीधे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 भाषा अर्जन के बारे में सही है, जिसमें लिखा हुआ है कि जैसा समाज होगा, जैसा संस्कृति होगा, जैसा सोशल होगा, जैसा कल्चर होगा, उसी के अनुसार बच्चे भाषा में अर्थ को ग्रहण करें। और समाज संस्कृति के ऊपर ही तो डिपेंड करता है ना हमारा भाषा का सीखना। समाज के बारे में तो अभी हम आपको बताया कि जैसा देश वैसा भेष, और संस्कृति भी, कल्चर भी, जैसा हमारा कल्चर होगा उसी के अनुरूप बच्चों में भाषा का विकास। सही है कि नहीं? अब बिहार में आप में और तुम में बहुत अंतर है। आप में और तुम में बहुत इतना अंतर है कि आप कहने पर आपको ट्रेन में एक सीट मिल सकता है और तुम कहने पर पूरा ट्रेन आप खड़े रख के जाइए। इतना अंतर आप सोचिए। लेकिन इंग्लिश में भले दोनों को यूँ कहा जाता हो, लेकिन हमारा संस्कृति है भाई, हमारा कल्चर है, ये है कि अपने से बड़ों को यहाँ पर आप कहना है, कि आप शब्द सादर भावना का शब्द, कि हम सामने वाला व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन तू शब्द, तुम शब्द जो है हमारे बिहार में क्या है? यह सम्मान की भावना से नहीं, बल्कि ये की दृष्टि से देखने को हम लोग तुम कहते हैं। लेकिन जा करके दिल्ली में देख लीजिए, पापा को भी लोग तुम कहता है, मम्मी को भी लोग तुम कहता है। तुम गए नहीं है, पापा तुम नहीं गए हो, काहे नहीं गए हो? बिहार में कौन दीजिएगा पिताजी को, पिताजी तुम खेत में नहीं गया है, बुखार छुड़ा देंगे, है कि नहीं है? अब क्या है इसके पीछे कारण? वहाँ पर वैसा कल्चर है भाई, हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है। जैसा हमारा संस्कृति होगा उसी तरह का ना क्वालिटी में डेवलप होगा। आप अपने पिताजी को बिहार में जन्मे, कभी तुम कह सकते हैं? नहीं कह सकते। मम्मी को कभी तुम कह सकते हैं? नहीं कह सकते। लेकिन दिल्ली में तुम ताम चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ का कल्चर अलग है और वहाँ का कल्चर अलग है। सब जगह का कल्चर अलग। आप ये नहीं करें कि दिल्ली के लोग खराब है, नहीं, वहाँ का संस्कृति ही वैसा है। वहाँ का संस्कृति वैसा है, जहाँ जैसा संस्कृति रहेगा उसी के अनुसार बच्चा ढल जाता है। वहाँ संस्कृति वैसा है तो लोग बोल रहे हैं ना। अब दिल्ली में जाकर के देखिएगा तो जो पुरुष होते हैं या फिर जो महिला होती है वो ज़्यादा पाश्चात्य सभ्यता के ड्रेस को पहनती है। पाश्चात्य सभ्यता समझ रहे ना, ब्रिटेन वाला स्टाइल जो इंग्लैंड में लड़की या लड़का पहनता है, जैसे फटा हुआ जीन्स है ना, ऐसे चारों तरफ से केस नहीं है, केवल बीच में ऐसे एकदम 90 डिग्री पर खड़ा है, ऐसे है ना, वो वाला स्टाइल। टी शर्ट फटा हुआ है तो क्या है? तो भाई स्टाइल है, इट्स स्टाइल, है ना। अब ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेगा? वहाँ पर मिलेगा, वहाँ संस्कृति वैसा। उस तरह के कपड़ा को पहनने पर ना मम्मी को दिक्कत है ना पापा को दिक्कत है, बोलेगा इट्स ओके, यहाँ का कल्चर है। लेकिन बिहार में दिक्कत है,
आपके बाबूजी को भी दिक्कत है, आपके माई को भी दिक्कत है। कहेगा लोग कि इतना पैसा दिए हैं फाटल नहीं कर देला। उनको कोई मतलब नहीं है कि ये स्टाइल है या कुछ है, उससे आपको मतलब नहीं है। जब पैसा दिया है तो बढ़िया कर देता है, फटा हुआ का पैसा दिया उसे रहता घर में रखा था है कि नहीं है। अब देखिए कितना कल्चर बदल चुका है। आप सोचिए, आप अनुमान लगाइए इस चीज का कि हम मानव कहाँ जा रहे हैं। ब्रिटेन वाला ड्रेस को भारत अपना रहा है, भारत वाला ड्रेस को ब्रिटेन अपना रहा है। ब्रिटेन में महिलाएं जो है वो साड़ी पहनना चालू कर दी है, पता है आपको, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। और उन लोगों को अब यह लग रहा है कि इट्स न्यू फैशन, मतलब साड़ी अब वहाँ पर नया फैशन बन गया और हम साड़ी छोड़कर किसी और ड्रेस को अपना रहे हैं, पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे हैं। अब सोचिए किस ओर जा रहे हैं। वहाँ पर लोग अब कुर्ता पजामा पहन रहे हैं, इट्स न्यू फैशन ब्रिटेन में। लेकिन हम कुर्ता पजामा को छोड़कर, शर्ट पैंट को छोड़कर, फॉर्मल शर्ट पैंट को छोड़ करके फटा हुआ जीन्स, फटा हुआ टी शर्ट के पीछे लगे हुए। बात समझ में आ रहा है। संस्कृति, कल्चर, जहाँ पर आप जैसा वेशभूषा आपका जैसा रहेगा उसी तरह के कल्चर को आप क्या कीजिएगा, डेवलप कीजिएगा। अगर आप स्टाइलिश मोड में रहते हैं बिहार में ही, तो आपका जो बच्चा होगा वो देखेगा तो स्वाभाविक सी बात है उसका भी विकास तो उसी कड़ी में होगा ना जी। ऐसा थोड़े है शुरू से जब वो देख रहा है कि जीन्स पहन रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं, तो वो कभी कुर्ता पजामा पहनेगा? नहीं पहनेगा, कभी नहीं पहनेगा। अब हम किसी के ड्रेस के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, सीधी बात बताते हैं कि क्लास ये यूट्यूब पर जाने वाला, तो किसी के ड्रेस के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छा है, जो मन है पहनिए, कुर्ता पहनना है, पजामा पहनना है, जीन्स पहनना है, टी शर्ट पहनना है, पहनिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं केवल इतना समझाना चाह रहा हूँ कि संस्कृति जैसा रहेगा उसी तरह के विकास, उसी तरह के भाषाओं का विकास, उसी तरह के व्यवहार का विकास बच्चों में होगा। इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया, ठीक है भाई। तो यहाँ तक बातें हो गई, आपको भाषा अर्जन अधिगम समझ में आ गया, क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर बात करेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य में देखिए आप अपने नोट्स में सबसे पहला तथ्य क्या है। आप देखिए महत्वपूर्ण तथ्य में आपके नोट्स में लिखा हुआ है कि भाषा अर्जित संपत्ति है, लिखा हुआ है ना। भाषा अर्जित, अर्जित का मतलब क्या होता है? अर्जित का अर्थ होता है खुद से कमाया हुआ संपत्ति, जिसका अर्जन मैंने खुद किया, कोई और नहीं किया। तो भाषा एक वैसा धन है, भाषा एक ऐसा संपत्ति है जो आप खुद से कमाते हो। वो आपके पिताजी का, दादाजी का, आपके खानदान का दिया हुआ संपत्ति नहीं है। जमीन जायदाद नहीं है कि हाँ पिताजी चले गए दुनिया से तो ज़मीन तो हमारा हो ही गया। जब पिताजी ज़मीन खरीद रहे हैं तो अंदर अंदर बच्चा खुश हो रहा है कि भविष्य में तो ये हमरे होने वाला है। लेकिन भाषा में ऐसा नहीं चलता। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, जब तक आप इसको खुद से अर्जन नहीं कीजिएगा तब तक यह आपके पास में आने वाला नहीं है। यह पैतृक संपत्ति नहीं है, यह आपके पिताजी, दादाजी या खानदान का दिया हुआ संपत्ति नहीं है, क्योंकि ये घर, मकान, दुकान नहीं है, ये भाषा। और भाषा को जब तक आप नहीं कमाएंगे तब तक ये आपके पास आने वाला नहीं है। आपके पिताजी बहुत बड़े कहानीकार थे, तो कोई ज़रूरी थोड़े है कि वो मरने वाले, जब मरने की उम्र में हो गए तो बोल दिए पिताजी को कि पिताजी आप अपना कहानीकार हमारा नाम कर दीजिए, अब हम मर जाएंगे। ऐसा होगा क्या? नहीं। आपको फिर से उतना अभ्यास, उतना प्रयास करना पड़ेगा। भले सहायता मिलेगा, हेल्प मिलेगा, क्योंकि आपके पिताजी वो चीज़ ऑलरेडी कर रहे हैं तो हेल्प मिल सकता है, वातावरण का असर हो सकता है, जल्दी सीख जाएगा। लेकिन सीखना आपको खुद पड़ेगा, सही है? सीखना आपको खुद पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, आपके पिताजी दादाजी का दिया हुआ संपत्ति नहीं है। उसके बाद में कह रहा है कि भाषा की अपना एक भौगोलिक सीमा होता है। देखिए भाषा की भौगोलिक सीमा का अर्थ ये हो गया कि कहीं से अगर भाषा स्टार्ट हुआ है तो कहीं पर जाकर वो खत्म भी हुआ। जैसे क ख ग घ अगर क से स्टार्ट हुआ है तो 11 लवा यहाँ पर जाकर खत्म हुआ कि नहीं? ऐसा थोड़े कह सकते हैं कि भाषा अनंत है। भाषा अनंत है क्या हो? नहीं, भाषा अनंत नहीं है। भाषा का नेचर इनफाइनाइट नहीं है। भाषा कहीं से स्टार्ट हुआ है तो कहीं पर जाकर वह समाप्त हुआ, कहीं पर जाकर वह खत्म हुआ।
ABCD अगर ए से स्टार्ट हुआ है तो जेड पर जाकर खत्म हुआ है भाई। क काकी कहीं पर स्टार्ट हुआ है तो जाकर खत्म हुआ है। अ आ ई कहीं पर स्टार्ट हुआ है तो कहीं पर जाकर खत्म हुआ है। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये हो गया कि भाषा एक ऐसी भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत में काम करता है कि कहीं से अगर वह स्टार्ट हुआ है तो कहीं पर जाकर उसका खत्म होना भी क्या है, तय है। खत्म होना भी उसका क्या है, फिक्स है। आया समझ में? उसके बाद में कहता है कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। देखिए अब इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। देखिए नियमबद्ध व्यवस्था का मतलब हो गया LSRW। एल का मतलब होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इसको लिसनिंग का मतलब होता है सुनना, स्पीकिंग का मतलब होता है बोलना, रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना और राइटिंग का मतलब होता है लिखना। तो इसको आप हिंदी में ऐसे याद रख सकते हैं सुगोपली, है ना। सुगोपली याद रखिए हिंदी में, या फिर इंग्लिश में ऐसे याद रखिए LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। चारों में क्या संबंध है? चारों में एक दूसरे से कोरिलेशन होता है, एक सहसंबंध होता है। मतलब जब तक कोई व्यक्ति सुनेगा नहीं तब तक बोलेगा नहीं, जब तक बोलेगा नहीं तब तक पढ़ेगा नहीं, जब तक सुनेगा नहीं, बोलेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, तब तक वह लिखेगा नहीं। मतलब ये कि ये चारों एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरा है। और एक चारों में एक ऐसा इंटर रिलेशन होता है कि जिसके द्वारा यह चारों में किसी एक को अगर गायब कर दिया जाए तो फिर वह चीज़ें क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। तो अगर आपसे सबसे पहला सवाल पूछा जाए कि भाषा सीखने का क्रम, एक भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन से क्रम में विकसित होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए LSRW, या फिर हिंदी में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है ना। और चारों में रिलेशन कैसा होता है, कोरिलेट होता है चारों एक दूसरे से। कोरिलेट का मतलब ये होगा कि हमारे बिना तुम नहीं, तुम्हारे बिना हम नहीं। मतलब ये कि अगर हम राम को कह रहे हैं कि राम एक गिलास पानी लेकर आओ, तो सवाल ये है कि हम बोले हैं तब राम सुना है। सवाल ये भी तो है, जब राम सुना है तभी तो पानी लेकर आए। समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए जैसे स्पीकिंग और रीडिंग, आप कहिएगा कि सर आप बोल रहे हैं तभी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी है हम पढ़ रहे हैं तभी तो बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? आप ये सर नहीं बोले तो कैसे पढ़ लीजिएगा, तो हम कहेंगे कि हम पढ़ भी नहीं करेंगे तो बोलेंगे। समझ में आ रहा है? इसका मतलब रीडिंग और स्पीकिंग दोनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, दोनों एक दूसरे से अंतर संबंध है। अगर इस दोनों में से कोई एगो नहीं रहेगा तो वो अधूरा हो जाएगा। ठीक है बात? अगर कोई व्यक्ति सुनेगा नहीं, बोलेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, तो फिर उस चीज़ को वो लिखेगा कैसे? इसका मतलब LSRW चारों एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतर संबंध होते हैं। चारों में एक कोरिलेशन होता है और इसी कोरिलेशन के थ्रू बच्चों में क्या होता है, इसी कोरिलेशन के थ्रू बच्चों में क्या होता है, भाषा का विकास होता है। इसी कोरिलेशन पर सुना सर BPSC का डेमो क्लास कब से स्टार्ट होगा और कितना बजे से? अरे भाई रोज सूचना डला रहा है, BPSC का बैच स्टार्ट हो गया, कल से ही स्टार्ट हो गया। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कौन सा, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। समझ में आया? L फॉर लिसनिंग मतलब सुनना, लिख दिया आपके नोट्स में देख लीजिएगा। S फॉर स्पीकिंग मतलब बोलना, R फॉर रीडिंग मतलब पढ़ना और W फॉर राइटिंग मतलब लिखना। सब लिख दिए। उसके बाद हम लोग आते हैं भाषा सामाजिक वस्तु है। हाँ, सामाजिक वस्तु कैसे है भाई भाषा, बताइए। क्योंकि जैसा समाज बच्चा को मिलेगा उसी का रूप में बच्चों में भाषा का विकास होगा। तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है। सामाजिक वस्तु इसलिए है क्योंकि जैसा समाज मिलेगा उसी के अनुसार भाषा का विकास होगा। ब्रिटेन के किसी व्यक्ति को जो हमेशा इंग्लिश बोलता है, मतलब जगने से लेकर सोने तक वो इंग्लिश ही बोलता है, अगर उसको भोजपुरी सिखाना है तो किसी एकेडमी में भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है। बिहार के एक फील्ड गांव में ले जाकर रख दीजिए, 1 महीना में पक्का इंग्लिश भोजपुरी बोलना चालू कर। कारण क्या बताइए? वातावरण। अब वो 1 महीना जिस परिवेश में रह रहा है ना 1 महीना से, तो आप सब लोग भोजपुरी बोल रहे हैं। अब सुनते 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 अब वो चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, समझना चालू कर देगा, और समझना चालू कर देगा तो बोलना चालू कर देगा। तो हमको कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा मेहनत करने का। हमको यह नहीं सोचना है
कि हाँ बच्चा जो है भाषा को कहाँ सीखेगा कहाँ नहीं सीखेगा, बिल्कुल नहीं। आप यह सोचिए कि जिस भाषा को बच्चा को सिखाना है उस भाषा के वातावरण में बच्चा को ले जाकर के डाल दीजिए, अपने आप उस भाषा का विकास उस बच्चों में हो जाएगा। मानते हैं इस बात को? अगर आप बिहारी हैं, आपको बंगाली सीखना है, बंगाल में जा कर के 2-3 महीना रह जाइए, बंगाली आ जाएगा, सिंपल। आप अपना मोतिहारी में बंगाली बोल ली, उधर भी जाकर रह जाइएगा 2-3 महीना तो भी आ जाएगा, थोड़ा बहुत, पूरा तो नहीं आएगा, लेकिन हिंदी भाषी और बंगाली दोनों वहाँ पर मिला हुआ है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत समझ में आपको आना चालू हो जाएगा। पंजाबी आपको सीखना है, पंजाब में जाकर के 3-4 महीना 6 महीना का समय बिता दीजिए, पंजाबी आ जाएगा आपको। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि भाषा एक ऐसी सामाजिक वस्तु है जो समाज के द्वारा ही बच्चों में डेवलप होता है, समाज के द्वारा ही विकसित होता है। अर्थात हमको जैसा समाज मिलेगा उसी के अनुरूप बच्चों में भाषा का विकास होगा। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है। देखिए किसी चीज़ को रटना नहीं है, हम इस पॉइंट में क्या चीज़ आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं उस पर ध्यान देना। जैसे आपसे ये नहीं पूछा है कि भाषा सामाजिक वस्तु है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 हाँ, ऑप्शन नंबर 2 नो, और आप हाँ में ऑप्शन मार करके और मास्टर बन जाइएगा, ऐसा नहीं होता। जो आप जान रहे हो ना, सीटेट जानता है कि तुम्हारा दिमाग कहाँ तक पहुँच रहा है, वो जान रहा है। और जो आप जान रहे हो क्वेश्चन में कह देगा। आप इतना जान रहे हैं कि भाषा सामाजिक वस्तु, तो कह देगा पहले क्वेश्चन कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है। एक वो लास्ट में वो शब्द जुड़ेगा कैसे, अब फंस गया। आप तो यही जान रहे थे कि भाषा एक सामाजिक वस्तु, लेकिन वो आपसे ही पूछा क्या कि सामाजिक वस्तु है कि नहीं है। वो तो आपसे ही पूछ रहा है कि हमको पता है बाबू कि भाषा एक सामाजिक वस्तु, हमको ही बात पता है, नहीं पता भाषा एक सामाजिक वस्तु है। तो आपसे पूछा कैसे। अब कैसे के लिए आपको पूरा डिटेल हो जाना। कैसे का मतलब ये कि अब आपको उसमें ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि जिस समाज में बच्चा रहेगा उस समाज के वातावरण के अनुसार उसमें भाषा का विकास होता है। ऐसे समझ में आया ना। क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा वो लंबा चौड़ा होगा, और लंबा चौड़ा आपको तब नहीं लगेगा जब आप अवधारणा को पूरा पढ़ेंगे। अवधारणा अगर पूरा नहीं पढ़े हैं तब वो लंबा चौड़ा आपको लगेगा। अब इस क्वेश्चन में कोई दम था बताइए कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है कैसे। तो हम आपको बताए ना कि जैसा समाज में रहेगा उसी के अनुरूप बच्चों में भाषा का विकास होगा, ऐसे। और नहीं पढ़ रहिएगा तो क्वेश्चन आपके लिए भारी आया, समझ में। नेक्स्ट कह रहा है, देखिए उसमें लिख भी दिए हम कि समाज के अनुसार भाषा का अर्जन होता है। जैसे भोजपुरी, बंगाली, मैथिली, किसी भी तरह के भाषा को सिखाना है, आप उस भाषा के वातावरण में बच्चा को ले जाकर रख दीजिएगा, उस भाषा का विकास ऑटोमेटिक उस बच्चा में होना तय। भाषा का विकास अनुकरण के माध्यम से होता है। अनुकरण का मतलब अभी आपको बताया है, कॉपी करके, नकल करके। तो नकल करके, कॉपी करके सबसे ज़्यादा बच्चों में भाषा का विकास आपको देखने को मिलेगा। अभी हम बहुत सारा एग्जाम्पल आपको बताएं, अभी हम आपको जस्ट बताएं थोड़ी देर पहले कि परिवार में, समाज में जैसा भाषा आप बोलिएगा उसी के अनुरूप बच्चों में भाषा का विकास होगा। क्यों भाई? क्योंकि अनुकरण के माध्यम से बच्चों का भाषा सीखना ज़्यादा होता है। कॉपी करके बच्चे भाषा को ज़्यादा सीखते हैं। जैसा आपका सामाजिक परिवेश होगा, जैसा आपका पारिवारिक परिवेश होगा, उसी के अनुरूप अपने भाषा का विकास होगा। सिंपल फंडा है, ठीक है। कहता है भाषा निरंतर परिवर्तनशील होता है, चेंजेबल होता है हमेशा। भाषा हमेशा चेंजेबल होता है, इस बात को मानते हैं कि नहीं आप? नहीं मानते तो मानिए। भाषा हमेशा चेंजेबल इसलिए है क्योंकि आप यह मान कर चलिए। जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे सपोज दैट कि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र में जन्मे हैं, यहाँ पर हिंदी को हम जानते हैं, लेकिन अपने बोल चाल के क्रम में कभी कभी इंग्लिश को हम लोग हिंदी समझते हैं और कभी कभी हिंदी को इंग्लिश समझते हैं।
जैसे बोलचाल के शब्द में क्या है, क्रिकेट। क्रिकेट शब्द को आप लोगों ने सुना है, क्रिकेट इंग्लिश वर्ड है, लेकिन अनपढ़ व्यक्ति भी क्या कहता है, क्रिकेट। एक और शब्द लीजिए, प्ले ग्राउंड। प्ले ग्राउंड क्या हो गया, इंग्लिश वर्ड, लेकिन लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या करता है, चलो प्ले ग्राउंड में। फील्ड, फील्ड, फील्ड कैसा शब्द है, इंग्लिश वर्ड है। सामान्य तौर पर अनपढ़ व्यक्ति भी फील्ड शब्द का उपयोग करता है कि नहीं, चेंजेबल हो रहा है, इंग्लिश को हिंदी, हिंदी को इंग्लिश समझ रहे हैं। सबसे अच्छा उदाहरण लेते हैं मोबाइल। मोबाइल का हिंदी नाम तो कोई जानता ही नहीं। अनपढ़ व्यक्ति भी क्या बोलता है, मोबाइल। भले ABCD का उसको ये पता नहीं, लेकिन फिर भी वो मोबाइल बोल रहा है। आप उसको कहिएगा भैया तुम तो इंग्लिश बोल रहे हैं, वो बोलेगा कि फंसा क्या है, पिछड़ा पाला की तरह। सवाल ही नहीं है कि हम इंग्लिश बोलते, हम पढ़े लिखे रहिए नहीं, लेकिन बोल रहा हूँ मोबाइल में इंग्लिश वर्ड है ना। एक और उदाहरण है जो ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर एक ऐसा वर्ड है जिसको हिंदी में कोई बोलता ही नहीं। किसी को सुने हैं बोलते हुए ब्यूटी पार्लर को हिंदी में? जितनी भी महिला है वो सब ब्यूटी पार्लर ही बोलती है, भले उसको ABCD का भी नहीं पता, लेकिन फिर भी वो क्या बोलेगी, ब्यूटी पार्लर। हिंदी में कोई नहीं बोलती है कि हमको ब्यूटी पार्लर जाना है। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि आपको भाषा के परिप्रेक्ष्य में यह देखना है कि भाषा हमेशा चेंजेबल है, भाषा हमेशा परिवर्तनशील है। समय के अनुसार में भाषा में परिवर्तन होते रहता है। समय के अनुसार कभी हम इंग्लिश को हिंदी समझते हैं, हिंदी को इंग्लिश समझते हैं, और हम अपने व्यवहारिक शब्दों में इस चीज़ का यूज करना चालू कर देते हैं। तो ये हो गया भाषा परिवर्तनशील। चलिए समझ में आया। अब हम आपको रिवाइज कराते हैं कल से लेकर के आज तक जो पढ़ा है, ठीक है ना। आप लोग अब जवाब दीजिएगा, हम आपसे सवाल पूछेंगे तो आप लोग अब जवाब दीजिएगा। चलिए